कानून है उनके बारे में आपको हमारे ये नए सब इंस्पेक्टर हैं विजय जी, ये आपको ब्रीफ करेंगे और उम्मीद है कि आप उससे जरूर फायदा लेंगे। थैंक यू विजय जी। सर नहीं सर, जैसे कि आप लोग सारे जानते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। जब संविधान बना तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स बने और प्रिंसिपल्स की बेसिस पे हमारी कंट्री जो आगे चल रही है। तो जैसे आप जानते हैं कि हर एक सोसाइटी में, कंट्री में अच्छाई और बुराई जो है वो साथ साथ में चलती है। तो अगर सोसाइटी में हमारी अच्छाई तो चल रही है, अगर कोई बुराई आ जाती है तो उस बुराई के साथ डील करने के लिए हमारे पास क्या है? जो हमारी सोसाइटी में बुराई थी उसको डील करने के लिए, जिसको हम क्राइम कहते हैं, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्राइम जो थे वो दो तरह के थे। एक क्रिमिनल सूट्स जो पुलिस रजिस्टर करती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरे सिविल सूट्स जैसे कि लैंड डिस्प्यूट है, किसी का पैसे का लेन देन है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऐसे ऑफेंसेस को डायरेक्ट कोर्ट में जो है ट्रायल उनका चलाया जाता है। लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, काबिले दस्तअंदाजी पुलिस, उसमें पुलिस जो है कॉग्निजेंस लेती है। तो ऐसे ऑफेंसेस के साथ डील करने के लिए हमारे पास 3 तरह के लॉज हैं। जो पुराने ओल्ड कॉलोनियल लॉज थे, जिनका नाम था इंडियन पिनल कोड, 1860 में वो बना था। और इंडियन पिनल कोड में ये दिया था कि ऑफेंस क्या है, अगर कोई क्राइम है तो क्राइम की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, किस नवीयत का ये क्राइम है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। अब जब वो ऑफेंस चौकी थाने में कहीं रिपोर्ट होता है, उस ऑफेंस को पुलिस आगे कैसे डील करेगी, उसके साथ क्या प्रोसीजर रहेगा, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें एक जाब्ता दिया था, जाब्ते के तहत कि आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज कलेक्ट करनी है और फिर फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट में प्रेजेंट करना है। और तीसरी चीज थी कि एविडेंस, कि ऐसे कौन से दस्तावेज होंगे जिनको कोर्ट मानेगा कि ये एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों एक्ट्स को रिप्लेस किया गया और इनकी जगह पे जो है हमारे भारतीय कानून लाए गए, जिनको इंडियन नाम, संस्कृत नाम दिया गया। तो सबसे पहले जो हमारे पास आईपीसी था, आईपीसी को रिप्लेस करके बनाया गया है बीएनएस 2023। 1860 से आईपीसी चल रहा था, जिसको 2023 में हमारा अपना हिंदुस्तान का कानून बना के उसको बीएनएस का नाम दिया है, भारतीय न्याय संहिता। संहिता का मतलब होता है, जैसे कोड था, कोड में हमने चीजों को कलेक्ट करके रखते थे, तो संहिता का मतलब है कलेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफेंस। जितनी भी ऑफेंसेस है, जितने भी जराइम, उनको हमने कलेक्ट करके किसमें रखा हुआ है, भारतीय न्याय संहिता में, जिसको हम पहले आईपीसी बोलते थे, अब वो क्या बन गया है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। जो हमारा प्रोसीजर थे इन ऑफेंसेस के साथ डील करने के लिए, उसका सीआरपी से हम पहले कहते हैं, उसको रखा है नाम ने बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि हम उसके साथ कैसे डील करेंगे। और जो एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका नाम रिप्लेस करके रखा गया है बीएसए, भारतीय सक्षम अधिनियम। ठीक है जी। आईपीसी में और बीएनएस में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो मेजर हैं। जैसे आईपीसी में हमारे पास पहले एक वास्ट, काफी सारी लंबी सेक्शनें थी, जिनको ना तो पुलिस याद रख पाती थी और ना ही आम पब्लिक को पता होता कि क्या है। तो उन सेक्शनों को 511 की फिगर से रिड्यूस करके हमने लाया है 358 पे, मतलब इतनी हमने उसमें गिरावट की है। और जितने ऑफेंसेस थे पहले, उनकी ना तरतीब नहीं थी। अगर एक जैसे वुमेन्स के रिलेटेड हम ऑफेंसेस की बात करें तो 354 ए बी सी डी ये थे, और उसके बाद नेक्स्ट 376 पे जाके, उसके बाद सीधा 509 पे। तो बीएनएस में क्या किया हमने कि जितने भी ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन और चाइल्ड है, उन सबको कोलैबोरेट करके एक सेक्शन चैप्टर 5 में लाया है। बीएनएस के 20 चैप्टर बनाए गए। चैप्टर 5 जो एक्सक्लूसिवली डील करता है वुमेन्स और चाइल्ड के रिलेटेड जो ऑफेंसेस। तो इसी तरह से जो हमारी सीआरपीसी है, पहले क्या होता था कि एक एफआईआर किसी को अगर रजिस्टर करवाना है, सपोज करिए मैं कंप्लेनेंट हूँ, मेरे साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, मुझे एफआईआर रजिस्टर कराना है, तो मैं अगर थाने में जाता हूँ या फोन करता हूँ, थानेदार बोलेगा जी आप आ जाओ थाने में और अपनी एक लिखित एप्लीकेशन दे दो। अब इसमें यह प्रावधान लाया गया है कि ई एफआईआर, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो कि डिजिटल इंडिया है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो एफआईआर भी डिजिटल रजिस्टर हो गया। अब आपको किसी थाने चौकी में जाने की जरूरत नहीं, अपना व्हाट्सएप उठाइए, अपनी कंप्लेंट लिख के इमीडिएटली फॉरवर्ड करिए कंसर्न थाने चौकी को। 3 दिन का टाइम रहेगा थाने चौकी के पास उसको वेरीफाई। 3 दिन में आपको थाने में जाके वो चीज वेरीफाई करनी, साइन करना उस डॉक्यूमेंट को जाकर। दूसरी जो चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की वो 0 एफआईआर की है।
कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, क्या जुडिक्शन है, किसकी है, डजेंट मैटर। आपने जाना है किसी भी थाने, वहाँ पे 0 FIR है, थानेदार वहाँ पे उसको वेरीफाई करेगा, जिसकी जुडिक्शन की होगी उस जुडिक्शन को वो ट्रांसफर कर देंगे। तीसरी चीज है, जैसे कि ऑफेंसेज है, इनमें अलग अलग सजाएं होती हैं, किसी में 3 साल की है, 5 साल की है, 7 साल की, 10 साल की है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस तरीके से। तो IPC में जो है इस बार एक पुनिशमेंट जो है ना वो बढ़ाई गई है, जिस पुनिशमेंट का नाम है कम्युनिटी सर्विस। 6 ऑफेंस ऐसे बताए गए हैं हमारी जो BNS है नई वाली, जिसमें कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई है। मतलब कि जो पैटी ऑफेंस, छोटे मोटे ऑफेंस, जैसे सपोज करो कि एक डंपर जा रहा है हमारे दुमाना थाने से और उसने अपनी गाड़ी में जो है वो बजरी लोड की हुई है, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से बजरी जो है पूरी रोड में बिखर रही है। अब उसको क्या क्या ऑफेंस बना, कुछ नहीं बना। इसलिए इस तरीके का कोई अगर ऐसे ड्राइवर जो नेग्लिजेंसी करता है उसको झाड़ू पकड़ाएंगे, उससे पूरा रोड साफ कराएंगे। दिस इज कम्युनिटी सर्विस, ये इसमें इंट्रोड्यूस किया है। दूसरी जो खूबसूरत चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, पहले क्या थी, जैसे रेप केसेस थे उनके लिए ना काफी लंबा ट्रायल चलता था, 10-10, 20-20, 25-25 साल लग जाते थे कि केसेस को ट्रायल चलेंगे। इस बार क्या किया कि एक टाइम बाउंड सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है जी, जिसमें जो है अगर कोई रेप विक्टिम हमारे पास थाने में आती है तो SHO चौकी अफसर इज बाउंड की 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर है वो ड्यूटी बाउंड है कि विदिन 7 डेज उसको जो है अपनी मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो देनी ही देनी है। मतलब कितना खूबसूरत सिस्टम। पहले जो है डॉक्टर कहते नहीं जी आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी, आज नहीं आई, उससे ट्रायल प्रोसेस पूरा जो था वो डिले हो जाता था। अब जब हम फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे तो चार्जेस ही नहीं लगते, 3-4 साल 5 साल जो बहस चलते रहते चार्जेस नहीं लगे। अब कोर्ट भी बाउंड है कि IO जब फाइनल रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा विदिन द टाइम पीरियड ऑफ 16 डेज जो है कोर्ट को क्या करना है, उस पर चार्जेस लगाने ही लगाने। और जब चार्जेस लगाए उसके बाद ट्रायल प्रोसेस कंक्लूड हो गया, कोर्ट को पता चल गया कि ये जो है इसने ये क्राइम किया हुआ है और इसको अब सजा देनी, तो कोर्ट को 45 डेज में जो है अपनी जजमेंट देनी ही देनी है। मतलब जो है टाइम बाउंड एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब दौरान तफ्तीश, जब तफ्तीश होती तो पहले क्या होता कि पुलिस वाले जो है किसी के घर में जाके घुस गए, तोड़फोड़ कर दी, लोगों को हरास किया, अब वो वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। अब जब भी किसी के घर में सर्च या सीजर करना है, उस सर्च और सीजर को जो है वीडियोग्राफी जो है वो कंपलसरी है। और हर वो ऑफेंस जिस ऑफेंस में हमारी पुनिशमेंट जो है 3 साल से कम है, उसमें किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए पहले क्या होता कि 41A का हम नोटिस देते थे कि आप इसमें मुलवस पाएंगे। अब जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, DYSP साहब की परमिशन के बिना हम 3 साल से नीचे जिस भी केस में सजा है उसमें किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। हमने फॉर्मली एक परमिशन लेनी, उसके बाद आगे हमने प्रोसीज करना है। तीसरी जो हमारे एविडेंस में जो चीज इंट्रोड्यूस की गई है वो डिजिटल एविडेंस है। कि पहले क्या होता कि सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, लेकिन अब जो है डिजिटल एविडेंस जो उसको पार्ट बनाया गया इन्वेस्टिगेशन का। मतलब कि आप किसी का स्टेटमेंट जो है ऑडियो में रिकॉर्ड करके वीडियोग्राफी करके उसको भी लगा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सर। अब हमारे PSI है ये मुर्तजा, ये भी थोड़ा सा आपको बताएंगे और बीच में हम आपकी भी ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है क्योंकि ये हमारे लिए भी नई चीज़ है, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से वही कानून चल रहे थे। एकदम से गवर्नमेंट ने अभी जो है वो नए कानून जो लाए हैं, हमें भी थोड़ा उसको जानने में टाइम लगेगा। तो हम भी चाहेंगे कि आप में से कोई 1-2 बंदा थोड़ा सा कुछ बोले इनके बारे में, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। तो मुर्तजा साहब आप थोड़ा सा बताएं, वो ही चीज़ बताना जो इसने नहीं बताई है। गुड मॉर्निंग। आप सबको मुबारक हो कि हमारे जो है नए क्रिमिनल लॉज जो हैं आज से शुरू हो रहे हैं। इन 3 क्रिमिनल लॉज में जिसका सबसे ज्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए वो BNS है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा एक्ट, कौन सी चीज जो है वो जुर्म है, वो आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। अगर हम IPC को देखें जो आज से पहले था, वो 1860 में जो है वो लागू हुआ था, लेकिन वहीं पे जो BNS है वो रिसेंटली 2023 में जो है वो फ्रेम किया गया और आज के दिन जो है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अप टू डेट हैं और नए जमाने के हिसाब से जो है उसमें जुर्म जो है काउंट किए गए। फॉर एग्जांपल, आज से 20 या 30 साल पहले मोबाइल का किसी को पता भी नहीं था क्या होता है, मोबाइल के थ्रू कौन कौन से जुर्म होते हैं ये भी पता नहीं था। IPC में ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं थे। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस जो है अमेंडमेंट्स हुई थी उसमें, लेकिन वहीं पे BNS जो है ये इन सारी चीजों को जो है एड्रेस करता है। मैं स्पेसिफिक सेक्शंस वगैरह मैं आपको बता दूंगा, स्पेसिफिक जुर्म। वैसे विजय साहब ने तो आपको ओवरव्यू दे ही दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड के बारे में बताएं, वो स्पेसिफिक कर गए हैं, एक ही चैप्टर दिया है और साथ में जो है उनकी जो है
ये पनिशमेंट्स भी बढ़ा गए हैं। इसके अलावा जो ये BNS है वो सिर्फ एक सजा के लिए नहीं है, एक डराव के लिए भी है जिसको डेटरेंस इफेक्ट हो, और साथ में साथ रिफॉर्मेटिव भी है। रिफॉर्मेटिव कैसे है, सुधार के लिए कैसे है, कम्युनिटी सर्विसेज में आ गई। जैसे छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, 6 ऑफेंसेस हैं, जैसे किसी ने 5,000 से नीचे चोरी कर दी और चोरी का सामान वापस दे दिया तो उसको कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसको बोला जाएगा कि चलो ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे जाके खिदमत करो, हॉस्पिटल में करो, कहीं पे झाड़ू दे दो, कहीं क्लीनिनेस ड्राइव है वहां पे आप पार्टिसिपेट करो। ऐसे जैसे जो है बहुत सारी सेक्शंस जो हैं इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है वो इंडिया के बाहर जो है बैठा हुआ है और वहां से वो कंस्पायर करता है, कोई किसी को उकसाता है कोई जुर्म करने में, वो भी इंडिया में, उस केस में क्या होगा कि उसको उसी तरीके से लायबल रखा जाएगा जैसे वो इंडिया में रह के उस जुर्म को जैसे फॉर करता है। एग्जांपल सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, कनाडा के गोल्डी बरार ने करवाया, तो अब वो वाले बंदे भी जो है वो नहीं बचेंगे, वो भी अब इस कानून में आएंगे। ये नहीं कि आप नेपाल पे हो या कनाडा में हो और वहां से आप कुछ कर रहे हो तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, वो सब बीच में वो भी आएगा। इसके अलावा अगर हम रेप की बात करें, अब इसमें रेप में स्पेसिफिक बता दिया गया कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी को कंसील करता है, किसी को बोलता है मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा, मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप जो है हमारे साथ हम बिस्तर हो जाइए, ठीक है, उस चीज को भी रेप कंसिडर किया गया और इसको जो है एक ही सेक्शन में कंपाइल किया है बहुत ही ब्यूटीफुली, ठीक है। इसके अलावा गैंग रेप और रेप में क्या होता था, पहले बहुत सारी सेक्शनें होती थी, एज डिफरेंसेस होते थे। अगर 12 साल से छोटी बच्ची है तो उसके गैंग रेप होता है तो उसको डेथ पेनल्टी थी। कोई हस्बैंड की वाइफ है किसी की, शादीशुदा हो जाती छोटी उम्र में, तो 16 साल से या 15 साल से नीचे अगर वो बच्ची हो तो वो रेप कंसिडर किया जाता था, लेकिन उससे ऊपर हो तो रेप कंसिडर नहीं किया जाता था। वहीं पे BNS में क्या किया गया, एक एज सेट की गई 18 साल। 18 साल से नीचे अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको रेप कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो उसकी वाइफ हो या नहीं हो। उसी तरीके से जो गैंग रेप है, गैंग रेप की सजा भी बढ़ा दी गई। अगर 18 साल से ऊपर है लेडी और उसके साथ जो है गैंग रेप होता है, चाहे उसकी उम्र 18 साल से ऊपर कुछ भी हो, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। वहीं पे अगर 18 साल से नीचे लड़की हो तो उसको जो सजा मिलेगी गैंग रेपिस्ट को, उसको मिलेगी डेथ पेनल्टी। एक और बात इसमें बहुत अच्छी की है, जो डेथ पेनल्टी है BNS में, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेथ पेनल्टी दे दी फिर 20 साल या 25 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाए, नहीं। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इसमें सिंपल मीनिंग है कि आप तब तक जेल में रहेंगे जब तक आप जिंदा हो, आखिरी सांस जो है आप जेल में लोगे, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इसमें मतलब है। इसके अलावा ग्रीवियस हार्ट होता था, किसी को ज्यादा चोट दे दी, उसमें क्या होता था कि 20 दिन होता था कि अगर उसको दर्द रहे या एडमिट रहे, उसको 15 दिन कर दिया, क्योंकि हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है और आदमी को जल्दी उससे आराम मिल सके। और साथ ही साथ अगर किसी को बहुत ज्यादा चोट लगती है, फॉर एग्जांपल वो व्हील चेयर पे बेड रिडन हो गया, दोबारा कुछ नहीं कर सकता, उस केस में आपको सजा जो है वो लाइफ इन प्रिजन तक में देखने को मिलती। मेन बात यही है। थैंक यू। तो ये हमारे दोनों जो PSA साहिबान है उन्होंने आपको बड़ा थोड़ा बताया, क्योंकि ये जो कानून है बहुत बड़ा है। क्योंकि पहले जो हमारी जितने भी पर्चे जो लगते थे, जैसे आपको पता है कि पहले यहाँ पे RPC चलती थी, रणवीर पिनल कोड था, तो जिस दिन से हमारा ये ड्यूटी बन गया तो उसके बाद जो है ये इंडियन पिनल कोड जो है यहाँ लगना शुरू हो गया। कोई भी ऑफेंस होता है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप थाने में पर्चा लगता है, तो वो किस में लगता था, पहले IPC में लगता था, इंडियन पिनल कोड में, ठीक है। कोई मर्डर हो जाता था तो 302 में पर्चा लगता था, वो किस में लगता था, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो अब ये हुआ है कि ये जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट ने उनको क्या किया है, रिपील किया है और नए लॉ जो है वो लागू किए गए हैं। इसमें बिल्कुल चेंजेस भी नहीं की गई है, लेकिन कुछ हद तक चेंजेस जो है वो की गई हैं। मैं आपको बताता रह जाऊं कि ये जो 3 लॉ थे, ये इनको हम कॉलोनियल लॉ बोलते हैं। कॉलोनियल लॉ वो लॉ हो गए जो अंग्रेजों के टाइम पे बने थे, लेकिन तो जो जब उन्होंने बनाया था तो उस टाइम में क्या हालात हुआ करते थे। जैसे हम IPC की बात करें तो ये 1860 ईस्वी में बना था। आप लगा लो कि जो चीज 1860 में बनी हो, आज हम कौन से उस दौर में हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि इनकी जरूरत थी
तो तभी गवर्नमेंट ने जो है वो नए लॉज लाए गए हैं। तो जो आज का जो जस्टिस सिस्टम है वो इंडियन थिंकिंग को देख के हमारी क्या जरूरियात हैं, आजकल हिंदुस्तान हम कहाँ जा रहे हैं, किस टाइप के ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको हम किस तरह चेंज करें। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने नए लॉ जो है वो लागू किए हैं और आज के बाद जो भी एफआईआर लगेंगी वो इंडियन पिनल कोड के तहत नहीं, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है वो लगेगी। तो अब सबको पहले पता होता था कि एफआईआर जी 302 में लगी है, अब 302 में एफआईआर नहीं लगेगी, अब सेक्शन ही उसकी चेंज हो गई है। इसी तरह जो है, तो मैं आपको बताऊं, एक तो क्यों लगाए गए हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पुराने लॉ बने थे, अंग्रेजों के टाइम के लॉ थे। अब हमें चेंज आ गई है सोसाइटी में, अब हमें वो लॉ चाहिए, गवर्नमेंट को लगा कि जो हमें सूट करें, जो हमारी कंडीशन, क्योंकि अंग्रेजों ने उस टाइम बनाए थे, उन्होंने पता नहीं कहां से लाए थे, तो जो हमारी जो डेली बेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह कैटर किया जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बना। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये सिटीजन सेंट्रिक है, मतलब कि लोगों की मुश्किलात को, लोगों को किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो लॉज है वो बनाए गए हैं। 3 किस्म के लॉ होते थे, एक में पर्चा लगता था, दूसरे में प्रोसीजर डिसाइड होता है कि भाई इसमें अगर एफआईआर लग गया उसके बाद इसमें किस तरह से हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो डिफाइन करता था आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसका भी नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, उसको भी रिपील करके जो नया लॉ आया है वो आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये जो है इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है। जैसे हमारे दोनों पीएसआई साहिबान ने आपको बताया कि पहले हम थाने में जाते थे, जनाब वो मेरे को मारा जी फलाने बंदे, अच्छा बताओ जी कौन सी जगह मारा आपको, अच्छा आपको वहां मुट्ठी के पास, नहीं ये एरिया मेरे को नहीं आता, आप जाओ जी जानीपुर में जाओ, तो जानीपुर जाते हैं, और नहीं ये मेरे को नहीं आता एरिया, ये कनाल पर चौकी को आता है। तो बेचारा जो बंदा था वो घूमता रहता था, अब उसको कोई गाइड करके नहीं था। अब सरकार की तरफ से बिल्कुल स्टेट डायरेक्शन है कि 0 एफआईआर लगेगी, जहां पे भी आप कहीं भी चले जाओ, आपकी एफआईआर वहां रजिस्टर होनी है। अगर आप अखनूर में कोई इंसिडेंट हुआ है, आप मेरे पास आ गए, तो मुझे रजिस्टर एफआईआर करनी ही करनी है। उसको उन्होंने 0 एफआईआर का कंसेप्ट इसलिए दिया है कि बाद में मुझे रजिस्टर करने के बाद उस थाने को कम्युनिकेट करना है, वो जहां से एफआईआर जो है वो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट आ गया। सबसे बड़ी जो इसमें चीजें आई है वो आई है कि टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल शुरू हो गया होना। अब पहले क्या होता था, आज की डेट में आप व्हाट्सएप पे अगर एसएचओ साहब को कोई मैसेज करते हो ना, कि कंप्लेंट देते हो, तो हमें उसमें एफआईआर आपका रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको बीच में थाने में आना पड़ेगा, उसी वक्त आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो नए लॉज हैं, ये ऑफेंसेस को थोड़ा सा रीडिफाइन किया है इन्होंने, और पुनिशमेंट को भी इनहांस किया है। जैसे वुमेन्स की बात करूं, चिल्ड्रन की बात करूं, पहले उनके खिलाफ आईपीसी में धाराएं थी कि अगर वुमेन के खिलाफ कोई ऑफेंस होता है तो उसको डिफाइन किया गया था, लेकिन अब उन्होंने एक सेपरेट चैप्टर ही इस पे बना दिया गया है। ठीक है, इसमें पुलिस के लिए भी बड़ा जो है, हम पावर तो दी गई है पुलिस को, लेकिन हमारे पे हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसके भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें एक और चीज मैं बताऊं आपको कि ईएफआईआर जो मैंने अभी बता दिया आपको, उसके बाद आपको इसमें पहले क्या होता था, थानेदार एफआईआर दे देता था। अब आपको अब आप बोलोगे कि मेरा अगर एफआईआर लगे तो मुझे इसकी आप एक कॉपी दे दो, तो आप उसी वक्त इसकी कॉपी भी ले सकते हो। उसके बाद जब भी आपकी तफ्तीश जो इन्वेस्टिगेशन चलती थी, पहले क्या होता था कि स्टेटमेंट नहीं मिलती थी हमें, आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में अगर आपको चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन के आपको चाहिए, कई बार होता ना कि जनाब पता नहीं, फिर कई बार पहले क्या होता था कोर्टों में जाके, और नहीं जी पुलिस वालों ने जी वाइट पेज पे साइन करवा लिए थे। आज की डेट में वो सिस्टम नहीं है, जो भी आप स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड कराओगे, यू आर एंटाइटल, आपको वो कॉपी मिलेगी, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि मैंने थाने में क्या स्टेटमेंट दी है। और भी इसमें बड़ी चीजें आई हैं, क्योंकि ये एक दिन में या 1 घंटे में चीजें बताने वाले नहीं है, लेकिन आप सब लोग थाने में आए, और 3 लॉज जो है नए इंप्लीमेंट हुए। मैं फिर बताता चलूं, इंडियन पिनल कोड का नाम चेंज करके, अब नाम भी चेंज कर दिया और वो चेंज ही हो गया है, वो आ गया भारतीय न्याय संहिता। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसका नाम चेंज करके अभी वो नया जो आया है उसका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो तीसरा था जिसमें हम एविडेंस कलेक्ट करते थे, इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको भी रिपील कर दिया गया है, और उसकी जगह पे जो नया आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 जो है वो नए आ गए हैं, और कोशिश यही है कि ये जो नए लॉज बनाए गए हैं, ये हमारी इंडियन कंडीशन को मद्देनजर रखते
हमारी डेली की प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते, हमारे हिंदुस्तान में किस टाइप का क्राइम हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। जो पहले वाले लॉज थे वो सिर्फ डेटर्स के लिए थे, लेकिन जैसे मेरे पीएसआई साहब ने आपको बताया, ये जो लॉज हैं ये रिफॉर्मेटरी हैं। जैसे इस बार उन्होंने नया कंसेप्ट लाया है कम्युनिटी सर्विस का। मैं आपको बताता चलूं, पहले पहले क्या होता था, एक शराबी शराब पी के बाहर घूम रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, पब्लिक प्लेस पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, उसको अरेस्ट कर लेते थे। आके अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश करते थे, जा इस्तगासा जा उसको हम कभी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते थे। अब वो नहीं है। अब इसमें क्या है कि उसमें कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट लाया है कि अगर बंदा शराब पी के कोई ऐसा काम कर रहा है कि क्या पता कोर्ट उसको ऐसी पनिशमेंट दे, उसे कुछ नहीं करना, उसको बोलेंगे कि भाई फलाना पब्लिक पार्क है, जितना भी घास वहां लगी हुई है सब साफ करनी है आपने। जैसे इन्होंने बताया कि कोई गाड़ी है जिसपे वो बजरी लेके जा रहा है और वो बजरी उसने रेत में मतलब कि रोड पे डाल रहा है तो गिर रही है, उसको ऐसी सर्विस गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट है, उसको रोड वो साफ करनी पड़ेगी। तो ये क्या है कि बंदे को हम पनिशमेंट नहीं देंगे पिटी ऑफेंसेस के लिए, उसको हम क्या करने की कोशिश करेंगे, रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेंगे, ताकि मतलब कि मैं आपको सिंपल बताता चलूं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आजादी के इतने देर के बाद हमारे जो कानून है वो बिल्कुल से चेंज हो गए हैं। तो हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा इनको समझने में, आप लोगों को भी थोड़ा लगेगा, खाली हमें नहीं, हमारी जो प्रोसिक्यूशन की विंग है उनको टाइम लगेगा, हमारी जो जुडिशरी है उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, और हमारा जो हमारे एडवोकेट लोग हैं उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा इस चीजों को समझने में। लेकिन जब हम सब लोग जो है इकट्ठे होकर इस पे काम करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारा जो नए जो लॉज आए हैं इनको अच्छे से इंप्लीमेंट, मेरी पूरी टीम दुमाना की यहाँ बैठी हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इनको बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। जब भी कोई कानून लाया जाता है वो समाज के सुधार के लिए लाया जाता है। समाज में जो बुरे एलिमेंट है उनको समाज से किस तरह साइड किया जाए, उनके खिलाफ कैसे एक्शन लिए जाए, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो क्रिमिनल लॉ जो है वो लाए गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो क्राइम है वो भी कम होगा और लोगों में एक जागरूकता बढ़ेगी और हमारा समाज जो है वो तरक्की की ओर बढ़ेगा। थैंक यू। अब थोड़ा थैंक्स कर दो एक बार हम लोगों को। आप में से कोई बंदा 2 मिनट बोलेगा, कोई 2 मिनट के लिए आप खड़े होकर बोल थोड़ा। रिस्पेक्टेड एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, सर जैसे कानून के बारे में बताया गया बहुत ही अच्छा लगा। जो 1947 से कानून चल रहा था पुराना अंग्रेजों के टाइम का, उसको चेंज किया गया। बहुत ही अच्छा लगा कि कानून को चेंज किया गया। नंबर 2 सर, सबसे बढ़िया बात ये हुई जो रेप केसेस होते थे उसको बड़ा बड़ा लंबा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता था। तो बेचारे जिनकी बच्ची जहां औरतों के साथ रेप होता था वो बेचारे घूमते रहते थे, कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते रहते थे। तो ये बड़ा अच्छा ही है कि 60 दिन के अंदर उसको जो भी है डिसीजन उसके ऊपर लिया जाएगा, ये बहुत ही बढ़िया बात है। नंबर 3 ये बहुत अच्छा है कि ये जो एफआईआर रिपोर्ट है हमारी, हम सपोज करो कि हमारा कोई हादसा हो गया मुट्ठी में, तो मुट्ठी में जाके हम रिपोर्ट करते हैं पौनी जग वाले बोलते हैं हम नहीं लेंगे भाई, आपका थाना पड़ता है दमाना और दमाने चले जाइए। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हम जहां भी हादसा हो वहीं पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें जो एफआईआर रिपोर्ट है हैंड टू हैंड मिल सकती है, क्यों इस हादसे से मैं गुजर चुका हूँ एज ए सरपंच। तो मैंने थाने में मेरी एक विटनेस थी, बच्ची छोटी सी बच्ची थी और उसको लड़का भगा के ले गया। तो मुझे एसएचओ साहब ने बुलाया कि सरपंच साहब आओ, ये बच्ची नानी के हवाले करे, माँ मेंटली डिस्टर्ब है। तो बच्ची के बारे में मैंने इतना ही किया, बच्ची ने बोला मैं नहीं जाऊंगी नानी के साथ, तो उन्होंने बच्ची अपने पास रखी, मैं अपने चला गया। बाद में मुझे कोर्ट से समझ आ जाता है कि आपने वहां पे विटनेस दी है तो आप कोर्ट में आइए। जब मैं कोर्ट में गया तो मैं तो हैरान हो गया, जो बयान मेरे लिखे गए थे वो मेरे बयान थे ही नहीं, ना ही मेरे साइन थे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात हुई कि खासकर जो भी कानून चेंज किया गया बहुत ही बढ़िया कानून है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। आपको एक मिनट थोड़ा कुछ थोड़ा इजाजत है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, वो एक मैंने एडीजी सर आ रहे हैं थाना दिवस 4 बजे में सभी सरपंचों अपने 4 बजे 3:30 में अंदर। देश भर में न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो आज से लागू हो चुके हैं और इसकी तस्वीरें जम्मू जिले के अंदर जो दोमाना थाना है वहां से आपको दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ पर आज जो है वो लोगों को इस बारे में बताया गया है कि आखिरकार न्यू क्रिमिनल लॉ जो है वो क्या है और इसमें जो है वो क्या कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं।
पहले जिस तरह से ये देखने को मिलता था अक्सर कि एक जगह पर कोई इंसिडेंट होता है तो वहां पर एक थानेदार दूसरे थानेदार पर ये बात डालता था कि वहां पर आपकी कंप्लेंट होगी, ये एरिया हमारे अंडर नहीं है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉस में साफ तौर पर ये कहा गया है कि 0 FIR आप किसी भी थाने में किसी भी चौकी में वहां पर करा सकते हैं, और उसके बाद जिस एरिया का वो केस होगा या जिस एरिया में जो भी थाने के अंदर वो एरिया पड़ता होगा, वहां के थानेदार को या फिर वहां के जो चौकी अफसर हैं उन्हें जो है वो पुलिस को जो है वो केस को ट्रांसफर करेगी, और उसके बाद आप लोगों को जो है वो इंसाफ दिलाया जाएगा। दूसरा ये है कि पहले आप लोगों को जो है वो यानी कि थाने में जाकर जो है वो लिखित में कंप्लेंट कराना पड़ती थी, लेकिन अब आप व्हाट्सएप पर अगर किसी भी थानेदार को लिखित में एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो आप लोग वहां पर जो है वो यानी कि आपकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर दी जाएगी, लेकिन 3 दिन के अंदर जो है आपको थाने में जाकर जो भी अपने साइन वगैरह है वो जो है वो करने होगा। तो आप सब लोग भी इन न्यू क्रिमिनल लॉस को किस तरह से देखते हैं और इस सब पर जो है आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।